दोस्तों, कुछ नाम सिर्फ पहचान भर नहीं होते, बल्कि समय बीतने के साथ वे एक भावना का रूप ले लेते हैं। और साध्वी प्रेम बाईसा भी ऐसा ही एक नाम थी। उनका जीवन बचपन से ही ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक साधना में लीन बताया जाता है। राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र से जुड़ी साध्वी प्रेम बाईसा, जिन्हें लोग उनके सरल स्वभाव और भावपूर्ण कथा वाचन के लिए जानते थे, सामान्य जीवन की चकाचौंध से दूर रहकर एक अनुशासित और संयमित दिनचर्या का पालन करती थीं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों के अनुसार उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उनका पूर्व नाम भी प्रेम भाई ही बताया जाता है। लेकिन बहुत कम उम्र से ही उनका झुकाव पूजा पाठ, जप, तप और ध्यान की ओर बढ़ने लगा था। कहा जाता है कि जहां अन्य बच्चे सामान्य गतिविधियों में व्यस्त रहते थे, वहीं प्रेम बाईसा धार्मिक ग्रंथों और भक्ति में अधिक समय बिताना पसंद करती थीं। समय के साथ उनका यह झुकाव और भी गहराता गया और अंततः उन्होंने सांसारिक जीवन से दूरी बनाते हुए संन्यास का मार्ग चुनने का निर्णय लिया। यह निर्णय किसी एक क्षण का परिणाम नहीं था, बल्कि वर्षों की मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी का नतीजा माना जाता है। संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने आश्रम जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। उनकी दिनचर्या अत्यंत संयमित और व्यवस्थित थी, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, ध्यान, भजन, कथा की तैयारी और सेवा कार्य शामिल रहते थे। धीरे धीरे वे एक प्रभावशाली श्रीमद् भागवत कथावाचक के रूप में पहचानी जाने लगीं और उनके प्रवचनों की सादगी तथा भावनात्मक जुड़ाव के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनसे जुड़ने लगे। लेकिन दोस्तों, जैसा अक्सर देखा जाता है, प्रसिद्धि के साथ साथ सवाल और विवाद भी जन्म लेने लगते हैं। इसी क्रम में 28 जनवरी 2026 का वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जोधपुर स्थित उनके आश्रम से अचानक यह खबर सामने आई कि साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया और इसी दौरान एक इंजेक्शन लगाए जाने की बात भी सामने आई, जिसके बाद उनकी स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। जल्दबाजी में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में यही कहा गया कि उनकी मृत्यु बीमारी और अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण हुई है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस मामले में कई सवाल उठने लगे। इलाज किन परिस्थितियों में किया गया? इंजेक्शन किसने लगाया और क्यों लगाया? क्या उस समय कोई योग्य चिकित्सक मौजूद था? इन सभी बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ रही थी। इसी कारण पुलिस ने इस मृत्यु को सामान्य मानने के बजाय संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु की श्रेणी में रखकर जांच शुरू की। प्रारंभिक एफआईआर में बीमारी और उपचार के दौरान मृत्यु का उल्लेख किया गया, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि एफआईआर किसी को दोषी ठहराने का दस्तावेज नहीं होती, बल्कि वह केवल घटना की सूचना और शुरुआती तथ्यों का रिकॉर्ड होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आश्रम में मौजूद लोगों, चिकित्सा प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ शुरू की। इसी बीच सोशल मीडिया और कुछ स्थानीय चर्चाओं में यह बात फैलने लगी कि साध्वी प्रेम बाईसा के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस की ओर से आधिकारिक रूप से ऐसी किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई। पुलिस ने साफ किया कि जांच के दौरान पूछताछ और गिरफ्तारी दो अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं और पूछताछ का अर्थ यह नहीं होता कि किसी पर आरोप तय हो गए हैं। कुछ रिपोर्टों में हिरासत शब्द के प्रयोग से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे कई लोगों ने गिरफ्तारी समझ लिया। इस बीच मामले ने एक और मोड़ तब लिया जब साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु के कुछ ही घंटों बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आई, जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। यह पोस्ट किसने तैयार की थी और इसे कब अपलोड किया गया था? यह प्रश्न अब चर्चा का विषय बन गया। क्या यह पोस्ट पहले से निर्धारित थी या फिर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाद में अपलोड की गई थी? इन सभी सवालों के जवाब खोजने के लिए पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों की जांच भी शुरू कर दी। मामले की संवेदनशीलता और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पुलिस ने 9 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। इस एसआईटी का उद्देश्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच, मेडिकल प्रोटोकॉल, इंजेक्शन की प्रकृति, आश्रम के सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया गतिविधियों का विस्तृत विश्लेषण करना था।
पुलिस और प्रशासन ने बार बार यह दोहराया कि जांच किसी अफवाह या दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रिपोर्टों और ठोस सबूतों के आधार पर की जाएगी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इससे पहले साध्वी प्रेम बाईसा से जुड़ा एक वीडियो विवाद चर्चा में आ चुका था, जिसे लेकर उनके समर्थकों ने छवि खराब करने की साजिश का आरोप लगाया था और उस मामले में कानूनी कार्रवाई भी हुई थी। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया कि पुराने विवादों को वर्तमान जांच से सीधे जोड़कर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। फिलहाल यही तथ्य सामने आता है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु को लेकर जांच अभी जारी है। पिता या किसी अन्य व्यक्ति पर हत्या का कोई प्रामाणिक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और न ही किसी को आधिकारिक रूप से दोषी ठहराया गया है, लेकिन यह मामला पूरी तरह साधारण भी नहीं माना जा रहा। इसी वजह से उच्च स्तरीय और गहन जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां लगातार यह कह रही हैं कि अंतिम निष्कर्ष फॉरेंसिक और वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा और तब तक किसी भी तरह का निर्णय लेना न तो कानूनी रूप से उचित है और न ही नैतिक रूप से सही। यह मामला अब केवल एक साध्वी की मृत्यु तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आस्था, व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया के बीच संतुलन की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है, जहां सच को भावनाओं और अफवाहों से अलग रखते हुए तथ्यों के आधार पर सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। साध्वी प्रेम बाईसा के निधन के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि आखिर उस दिन आश्रम में घटनाओं का क्रम क्या रहा और किन परिस्थितियों में उपचार किया गया। जांच में यह सामने आया कि जब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, उस समय आश्रम में बहुत ही सीमित लोग मौजूद थे और कोई नियमित चिकित्सक मौके पर उपस्थित नहीं था। प्राथमिक उपचार के नाम पर जो कदम उठाए गए, उनमें चिकित्सा सलाह का स्तर क्या था और इंजेक्शन किस परिस्थिति में दिया गया, यही जांच का मुख्य केंद्र बन गया। विशेष जांच दल ने यह स्पष्ट किया कि इंजेक्शन देने से पहले और उसके बाद की गतिविधियों की विस्तृत समय रेखा तैयार की जा रही है, ताकि यह समझा जा सके कि कहीं कोई लापरवाही, जल्दबाजी या प्रक्रिया में चूक तो नहीं हुई। अधिकारियों ने यह संकेत भी दिया कि मेडिकल प्रोटोकॉल के उल्लंघन की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। इसी कारण विसरा के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए, क्योंकि वही यह स्पष्ट कर सकते हैं कि शरीर में कोई विषैला तत्व या असामान्य रसायन मौजूद था या नहीं। दूसरी ओर डिजिटल जांच के तहत साध्वी के मोबाइल फोन और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की गतिविधियों का बारीकी से विश्लेषण किया गया, विशेषकर उस इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर जो मृत्यु के बाद सामने आई थी। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी रहीं कि उस पोस्ट का सटीक समय क्या था, वह किस डिवाइस से अपलोड की गई और क्या वह पहले से निर्धारित किसी प्रक्रिया का हिस्सा थी या बाद में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साझा की गई। इस पूरे मामले के सार्वजनिक होने के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश भी देखने को मिला और कई स्थानों पर निष्पक्ष जांच की मांग उठी। प्रशासन ने स्थिति को संभालते हुए शांति बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि जांच बिना किसी दबाव या प्रभाव के पूरी की जाएगी। इस दौरान परिवार और आश्रम प्रबंधन के बयानों में कुछ विरोधाभास भी सामने आए, जिन्हें जांच अधिकारियों ने तनावपूर्ण परिस्थितियों में दी गई मानवीय प्रतिक्रियाओं के रूप में देखा। हालांकि इन सभी बयानों को रिकॉर्ड में लेकर जांच फाइल का हिस्सा बनाया गया। सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर रही कि क्या किसी करीबी व्यक्ति पर संदेह किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने साफ कहा कि जांच में रिश्तों को नहीं बल्कि तथ्यों को देखा जाता है और पूछताछ का अर्थ किसी पर आरोप तय होना नहीं होता। वर्तमान स्थिति में यही कहा जा सकता है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु को लेकर जांच अभी भी जारी है। किसी पर हत्या का प्रमाणिक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और न ही किसी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि हुई है। यह मामला अब केवल एक साध्वी की मृत्यु तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह आस्था, समाज और न्याय प्रक्रिया के बीच संतुलन की एक बड़ी परीक्षा बन गया है। जब तक फॉरेंसिक और अंतिम जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक किसी भी निष्कर्ष को अंतिम सत्य मान लेना न तो कानूनी रूप से सही होगा और न ही नैतिक दृष्टि से उचित। इसी कारण यह कहानी फिलहाल यहीं ठहरती है, इस उम्मीद के साथ कि सच पूरी स्पष्टता और प्रामाणिकता के साथ सामने आएगा।